हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में लोगों को स्मोकिंग करते हुए तो जरूर देखा होगा। इवन मूवीज में तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और इसमें से कुछ महान हस्तियां इतनी होती है, वो सिर्फ अपने दिखावे के लिए पीते हैं और क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, भाई इसमें से कोई नहीं मरता, और मीठी मीठी बोलकर पीते रहते हैं। पीने मत लग जाना, बस डायलॉग था वो मार दिया। तो चलो आज की वीडियो में पता लगाते हैं कि एक्चुअल में स्मोकिंग से होता क्या है। बाकी आज की वीडियो का मेन टॉपिक स्मोकिंग नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉज होता है हमारा स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग की वजह से हमको सीओपीडी हो जाता है। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और इसकी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। और यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो एक पहला टॉपिक हमारा था एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। उसको हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल्स में। वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपने नहीं देखे हो जाके जरूर देख लो। रीजन सिंपल था है कि जिसके जो हमारे ड्रग्स है एंटी अस्थमेटिक के, यानी कि जो अस्थमा को ठीक करते हैं, उसमें से मोस्टली ड्रग हमारे जो है वो सीओपीडी को भी ट्रीट करते हैं, यानी कि क्योर करते बचाते हैं। इसलिए ये मस्ट है कि आपको इससे पहले ये एंटी अस्थमेटिक वाले ड्रग्स के बारे में जरूर पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। बाकी यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो वैसे हर तरफ आपको एंटी वर्ड मिलेगा या फिर आपको ट्रीट वर्ड लिखेगा जो उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है सिर्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ये हमारी ऐसी दवाई होंगी जो सीओपीडी को सिर्फ मैनेज करेंगी, यानी कि कम या ज़्यादा करेंगी, लेकिन उसको बिल्कुल ठीक नहीं करेंगी। तो हाँ दोस्तों, जो हमारी सीओपीडी है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारी ट्रीटेबल नहीं, ना ही क्यूरेबल है। वो हमारी नॉन रिवर्सिबल है, मतलब वो हमारी वापस ठीक नहीं हो सकती। और यही रीज़न था कि एक टाइम पर सीओपीडी, जैसे हर साल रिजल्ट वगैरह निकलते हैं, तो सीओपीडी चौथा सबसे ज्यादा ऐसा रीजन निकला था जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा जान गई थी लोगों की। और ये भी आप जानते हैं स्मोकिंग यहाँ पे एक रीज़न आता है, इसकी वजह से भी लोगों की सबसे ज़्यादा जान गई थी सीओपीडी की वजह से। तो अब हम जानते हैं कि आखिर एक्चुअल में है क्या। तो देखो, ये जो पूरा हमारा चैप्टर रहेगा इसमें हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली सीओपीडी को मैनेज करते हैं। और बाकी अब हम बात करते हैं सीओपीडी एक्चुअल में है क्या। तो अगर आपको सीओपीडी बिल्कुल अच्छे से समझना है तो पहले हम छोटा सा जनरल इंट्रो जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल सुन लो, 1-2 मिनट की बात है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि यहाँ पर हमारी है नेजल कैविटी, यहाँ पे हमारा है माउथ, और यहाँ से क्या होता है हमारी जो भी एयर है जिसके साथ क्या होता है ऑक्सीजन हमारा साथ में होता है, वो हमारा यहाँ से एंट्री मारती है। और यहाँ से एंट्री करके लैरिंग्स फेरिंग्स सबको क्रॉस करते हुए वो पहुंचती है ट्रैकिया में। और ट्रैकिया हमारा होता है विंड पाइप, यानी कि ऐसा पाइप जिसके द्वारा हवा जो होता है वो हमारे बॉडी लंग्स तक पहुंचती है। तो यहाँ से हमारे ट्रैकिया के थ्रू हमारी जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारी अंदर आ रही है। और अंदर आने के बाद वो यहाँ से और यहाँ से दोनों के दोनों लंग्स में अंदर चली जाती है, और इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइज। तो इन ब्रोंकाई के थ्रू वो हमारी अंदर चली जाती है और इनमें छोटे छोटे ब्रोंकाई के पास आती है। और फाइनली ये जो छोटा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और इनके थ्रू वो हमारी यहाँ पर एल्बलाइज के अंदर चली जाती है। और ये एल्बलाइज का एक्चुअल में काम क्या होता है कि ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कनेक्टेड होता है इनके साथ, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था हमारी वेन्स और आर्टरीज के साथ। तो वहाँ पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर छोड़ेगा और वहाँ से ब्लड में जो बचा हुआ CO2 था उसको वापस लेगा, और उसके बाद जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से हमारा वापस आएगा। और यहाँ से ऐसे जाते हुए क्या होगा, जो हमारा CO2 था वो हमारा बाहर निकल जाता है। और अगर आपको ये चीज़ देखनी हो तो पहला जो हमने पार्ट बनाया था इस वाले ये सीरीज़ का, तो वो आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप समझ लेना। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता है। तो अब अगर हम सीओपीडी को समझें तो यहाँ पर अगर हम इसको फुल फॉर्म में देखें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, या फिर इसको हम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। देखो, ये एक डिबेट है जो हमेशा चलती रहेगी, डिसीज़ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, ये अलग अलग लोग के अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये चलता रहेगा, कभी हम इस पर भी आपको वीडियो देंगे। तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्रॉनिक वर्ड आ गया, और क्रॉनिक वर्ड हमारा किसके लिए आता है, या तो कोई बीमारी ऐसी है जो लंबे समय तक टिकी रहे, या फिर ऐसी बीमारी है जो हमारी रिवर्सिबल है, नॉट रिवर्सिबल है, मतलब वो चीज़ हमारी ठीक ना हो। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीओपीडी हमारा नॉन क्यूरेबल है, मतलब वो हमारा ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ड क्रॉनिक हमारा इसी के लिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सेकंड वर्ड हमारा आता है ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, या फिर कोई रेजिस्टेंस हो, या फिर कोई ब्लॉकेज हो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये पेंसिल मैं चला रहा हूँ, तो अगर मान लो बीच में ये चीज़ आ गई जो इसको यहाँ रोक रही है, तो ये क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस हो गई। आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो अब किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ड हमारा आता है पल्मनरी। तो पल्मनरी बोले तो पल्मनरी हमारा क्या है, पल्मनरी हमारा जहाँ भी वर्ड लग रहा है वो हमारा लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ से रिलेटेड है। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर, पल्मनरी तो हमने उसमें पढ़ा था जो हमारा हार्ट वाला सीन था। तो जी हाँ दोस्तों, हार्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर 2 चीज़ें आ रही थी, एक था पल्मनरी वेन और एक था पल्मनरी आर्टरीज। तो सिंपल फंडा है कि जो हार्ट से ब्लड को मतलब लंग्स के पास लेके जाते हैं ना, वो हमारी पल्मनरी, मतलब पल्मनरी इसीलिए वर्ड वहाँ पे आ रहा है कि वहाँ से क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से मतलब लंग्स के पास ले जाने का और वहाँ से वापस लाने का काम हमारी करती है पल्मनरी आर्टरीज और वेन।
और जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमारी कनेक्टेड होती हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये हमारी एल्वलाइज हैं और एल्वलाइज हमारे यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर ब्लू और रेड आपको दिख जाएगी। रेड हमारी होती है ब्लड आर्टरीज होती हैं और ब्लू हमारी होती है वेन। तो इसमें से एक हमारी क्या करेगी, ऑक्सीजन जो ये एल्वलाइज हमारी हवा खींचती हैं, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा उनको वो इस रेड वाले में छोड़ देंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। और जो बचा हुआ CO2 है वो हमारा इन ब्लू वाली से हमारी एल्वलाइज लेंगी वापस, और उसके बाद ये क्या करेंगे, उस CO2 को यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता है और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वर्ड, यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है। तो अब अगर हम यहाँ पर इन चारों को मिलाकर देखें तो यहाँ पर वर्ड निकल के आता है कि COPD हमारी एक ऐसी बीमारी है जो पहली बात हमारी ठीक नहीं हो सकती, और दूसरी यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पल्मोनरी है, यानी कि ये जो लंग्स वाला पूरा रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पैसेज है, इसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और इस रुकावट की वजह से क्या होता है कि हमको सांस लेने में होती है प्रॉब्लम, क्योंकि सांस हम कैसे ले रहे हैं, एयर हम जो ले रहे थे वो हम यहीं से ले रहे थे, और ये रास्ते से हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रहा था। लेकिन अगर इस रास्ते में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज आ जाती, कहीं कोई रुकावट आ जाती, तो यहाँ पर हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और बिना ऑक्सीजन के तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं, ना ही कोई ATP एनर्जी बनेगी, ना ही कुछ होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ फंडा होता है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो COPD भी हमारी अस्थमा की तरह ही एक बीमारी है। यहाँ पर क्या होता है कि हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे लंग्स है उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में हमको दिक्कत होने लगती है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा था COPD वाला। तो अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड और जोड़ा था, क्या, ग्रुप ऑफ लंग डिजीज। मतलब यह जो हमारा COPD है, यहाँ पर एक या दो से ज़्यादा अधिक बीमारी हमारी हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दो सबसे मेन बीमारियाँ जो हमारी COPD में हमको देखने को मिलती हैं, या इन्हीं की वजह से हमारा COPD होता है। पहला हमारा आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और सेकंड हमारा आता है एम्फाइसेमा। अब ये चीज़ क्या है, इसको हम समझ लेंगे तो हमारी सारी की सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसके बारे में तो आप सारा फंडा समझ ही गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेन फंडा हो रहा था हमारा एल्वलाइज के द्वारा, तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो अगर हम जूम करते हैं, हमने इतना यहाँ बाहर निकाल लिया, तो पहले हम चीज़ समझते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो मैंने आपको बताया था। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था, ये चीज़ वैसे मैं अस्थमा में आपको बता चुका हूँ क्लियरली। तो वहाँ पर क्या होता था कि ये से हमारी ये ब्रोंकाइज है, ये मैंने आपको पूरी बताई है। जैसे ये जो पूरा फंडा ये वाला, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी ब्रोंकाइज है, और इनमें हो जाती है इन्फ्लामेशन। अब कैसे होती है, तो देखो यहाँ पर आपको ये ब्रोंकाई दिख रही होगी, तो ये हमारे नॉर्मल ब्रोंकाई है। यहाँ पर ये चीज़ हमारी ठीक है, ये मसल्स हमारी ठीक है, और अंदर का जो म्यूकस है वो भी हमारा नॉर्मल रिलीज हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ अच्छी खासी जगह है। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई सांस लेते हैं, हमारी एयर आराम से जाती है, हमारे एल्वलाई तक पहुँचेगी, और ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज करके वापस भी निकल जाती है, मतलब अपना काम करके बाहर भी चली जाती है। तो ये मेनली हमारा नॉर्मल फंडा होता है। लेकिन अब यहाँ पर हो जाती है किसी वजह से इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन क्यों हो रही थी, ये फंडा मैं आपको अस्थमा में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बता चुका हूँ। नहीं देखी हो जाके जरूर देख लो। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब भी हम कोई बाहर से चीज़ लेते हैं, मान लो हमारी बॉडी में, जैसे हमने स्मोकिंग किया तो धुआं आया, या मान लो हम कोई गंदी जगह चले गए, धूल मिट्टी वाली जगह चले गए, तो वहाँ से जो पॉल्यूशन होगा वो हमारी नोज़ की तरह अंदर जाता है। तो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में अंदर आता है, तो बॉडी में जब आएगा तो उस टाइम पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, वो हो जाता है एक्टिवेट, और उस टाइम पर वो जनरेट करता है एंटीबॉडीज़ को। और जब वो एंटीबॉडीज़ हमारी जनरेट होती हैं, तो वो हमारी क्या करेंगे, मास्ट सेल हमारे इन्फ्लामेटरी के कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है खुद का, एक तरह से आर्मी समझ लो, तो उनके अपने अपने हथियार, सोल्जर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं में से एक हमारा होता है मास्ट सेल। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी एंटीबॉडीज, आप समझ लो ऑर्डर या फिर चाबी है, जैसे ही हमारी ये मास्ट सेल पे लगती है, और यहाँ से हमारी क्या लग रहा था, बॉडी में बाहर की चीज़ आ रही थी, फॉरेन मटेरियल, तो बॉडी में जो आया है वो हमारे जनरेट करते हैं एंटीजन को, और जो हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट था वो हमारे जनरेट करता है एंटीबॉडीज़ को। तो जैसे ये मास्ट सेल पर हमारी एंटीबॉडीज लगती हैं, यहाँ से हमारी एंटीजन आ जाती हैं, वो इनके साथ क्या करती हैं, यहाँ पर रिएक्शन करेंगी, और जब इनकी एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, तो मास्ट सेल हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है और डीग्रेनुलेट हो जाता है। ग्रेनुलेशन मतलब एक पूरा गोला, और डी मतलब डिलीट हो जाता है। तो इसके अंदर की हमारी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं, और जब ये चीज़ें हमारी बाहर निकलती हैं, तो ये हमारी जैसे हिस्टामिन हो गया, प्रोटीज एंजाइम हो गया, TNF, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये हमारी क्या करते हैं, जो बाहर से चीज़ हमारी बॉडी में आई थी उसके साथ करती हैं फाइट। और जब इन भाई ये भी काम तो यही है ना, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या है कि जो बाहर की चीज़ आ रही है उसके साथ फाइटिंग करे और उसको बाहर भगा दे। जैसे हमारे देश चलता है, कोई भी बाहर की आर्मी या कोई भी घुसपैठिया वगैरह आता है, उसको मार के बाहर भगा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर का पार्ट था, जो हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें थी, वो जब निकली तो उन्होंने फॉरेन मेडिकल के साथ की फाइट, और इस फाइट के चक्कर में क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सेज रहते हैं। देखो जब हमारे आर्मी लोग लड़ते हैं तो कुछ अपना भी नुकसान होता है, कुछ उनका भी नुकसान होता है। सेम फंडा होता है कि जब हमारी ये फाइट करेंगे, मान लो कोई हमारे ये सेल है, यहाँ पर इन्होंने फाइट की, कोई बाहर की चीज़ आ गई, तो भाई इस सेल को भी तो नुकसान होगा। तो इस सेल को जो नुकसान होता है, उसी नुकसान को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से हो जाता है अस्थमा। अब क्या क्या इसमें कॉजेज है वो आप यहाँ पर समझो।
कि लेट करो कि हमारा ये नॉर्मल था, पूरा का पूरा ये ब्रोंकाई है। अब मान लो कोई एलर्जेंस वगैरह था वो हमारा इसके अंदर आ गया नोज की तरफ, भाई बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल या कोई केमिकल वगैरह हमारा अंदर आ गया, तो यहाँ पर हमारी फाइनल हुई इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हुई क्यों वो मैंने आपको बता दिया। तो जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, लड़ाई झगड़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाती है थोड़े नुकसान। अब नुकसान क्या क्या है, तो पहले नंबर पर होती है स्वेलिंग। अब स्वेलिंग आप नॉर्मल देख लो, आपके कहीं पर अगर चोट लग जाती है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ी सी सूजन आ जाती है, तो भाई यहाँ हो जाती है स्वेलिंग। और स्वेलिंग हो जाती है तो भाई अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर ये जो पतला था, ये थोड़ा सा जो जगह थी वो हमारी थोड़ी पतली हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे ये अंदर की लेयर है ये हमारी म्यूकस को सीक्रेट करती है, और म्यूकस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो ईजिली फ्लो हो सके यहाँ पे। तो म्यूकस की सीक्रेशन हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है म्यूकस। तो जब यहाँ पर कोई भी बाहर की चीज़ें नुकसान पहुँचाती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो म्यूकस हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। तो म्यूकस की एक्सेसिव यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगती है, और यहाँ पहले से जगह हमारी पास पतला हो गया, भाई कॉन्ट्रेक्शन हो गई, और म्यूकस भी ज़्यादा, तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं बचती। और जब यहाँ पर पूरी जगह हमारी एक तरह से ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम कोई भी सांस लेंगे तो एयर को भी यहाँ से जगह नहीं मिलेगी, और जब एयर को भी यहाँ जगह नहीं मिलती तो एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ बॉडी में अंदर नहीं आ पाता, और ऑक्सीजन की ना होने की वजह से हमारी बॉडी की जो फंक्शन है, जैसे सांस लेना हो गया, मतलब ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, एटीपी जनरेट होती है, और बाकी जो भी खाना वगैरह पता कुछ भी काम नहीं हो पाता। और इसी चक्कर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये एक बड़ी बीमारी बन जाती है, और बहुत लोगों की इसकी वजह से जान भी चली जाती है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंडा था यहाँ पर अस्थमा का समझ लो, या फिर सीओपीडी का समझ लो। तो पहला रीजन तो आप यहाँ पर समझ गए क्या हो जाता है, हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन। देखो ब्रोंकाइटिस को अगर आप डिवाइड करोगे ना, ब्रोंकाई प्लस आइटिस, तो ब्रोंकाई हमारी क्या थी वो मैंने आपको बता दिया, जो ये चीज़ें हैं ये सब हमारी ब्रोंकाई है, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में ये सारे रीजन हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट में होता है वो हमारा होता है एम्फाइसेमा। अब एम्फाइसेमा में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो मेन हमारी चीज़ थी वो हमारी क्या थी, एल्बलाइज था, यानी कि जो आपको ये दिख रहा होगा ये एल्बलाइज, यही हमारी मेन चीज़ है जिसके थ्रू क्या हो रहे थे, हम लोग सांस वगैरह ले रहे थे। अब इसमें हो जाता है कोई डैमेज। अब डैमेज मतलब समझ लो, देखो जहाँ पे एक चीज़ और आप समझो, जहाँ पर कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पूरा बड़ा बड़ा पार्ट है इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ये हमारा ब्रोंकाइस है, और यहाँ पर ये हमारे ब्रोंकाई के छोटे पार्ट है। लेकिन जो ये बिल्कुल पास वाला हिस्सा है, यानी कि वो हिस्सा जहाँ से हमारे ये एल्वेलाइज कनेक्ट होते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, तो देखो ये हमारा पूरा ट्रैकिया वाला पार्ट है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल जड़ वाला पार्ट है, यहाँ से हमारे ये एल्वेलाइज कनेक्ट हो रहा है ना, इस वाले पार्ट को हम एल्वेलियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एल्बलाइज बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे हो जाते हैं डैमेज। अब डैमेज कैसे होते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर एक आपके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हो। तो लेट करो कि ये हमारा गुब्बारा है, या फिर आप समझ लो ये हमारे क्या है, एल्बलाइज हैं। ये जो एल्बलाइज है वो, और यहाँ पर जो मैंने आपको ये दिखाया था कि ब्लड वेसल के साथ हमारे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पर ये दिखा दिया आपको ब्लड वेसल जिसके साथ ये हमारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारी मेन है जिसका काम होता है, ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा ऑक्सीजन, और ब्लैक कलर में आपको दिख जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझो कि पूरा फंडा हमारा होता क्या है कि जब हम लोगों ने सांस ली, यानी कि हमने जब एयर खींची अपने अंदर यहाँ से, तो जब हम यहाँ से पूरा एयर लेते हैं और ये इनके थ्रू एल्बलाइज में पहुंचता है, तो जब एयर इसके अंदर हमारी एंटर करती है उस टाइम पर क्या होता है, एल्बलाइज हमारे फूल जाते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, गुब्बारे में आप हवा भरो, लेट करो आपने गुब्बारे में हवा भरे तो गुब्बारा हमारा फूल गया। सेम फंडा यहाँ पर कहा कि जब हमने एयर अपनी सांस ली तो हमारे ये एल्बलाइज हैं, ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इनमें एयर भर जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये एल्बलाइज जैसे हमारे इनमें एयर भर गई पूरी वापस आ गई, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जो CO2 है हमारा पार्ट है वो इस ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, ये यहाँ पर रिलीज करते हैं। और जब ये ब्लड वेसल में रिलीज करते हैं उस टाइम क्या हो जाएंगे, ये हमारे पिचकेंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर रिलैक्स हो रहे हैं जब भर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ से जो भी O2 होगा ऑक्सीजन वो हमारा ब्लड में ये छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इनका काम होता है कि यहाँ से ये CO2 को वापस इसके अंदर भरते हैं, और जब CO2 को ये वापस इसके अंदर भरेंगे तो फिर से हमारे फूलेंगे, मतलब फिर से हमारे ये रिलैक्स होंगे और थोड़े से बड़े होंगे साइज में। तो यहाँ पर ये CO2 हमारा पूरा भर जाता है। उसके बाद ये एल्बलाइज क्या होंगे, यहाँ से फिर से, यहाँ से जो एल्बलाइज है हमारे वो फिर से इसी थ्रू वापस जाना है इनको, भाई एयर को। तो यहाँ से अब ये एयर को वापस भेजते हैं और ये हमारे इसके थ्रू बाहर निकलती है। तो जब ये हमारे यहाँ से वापस भेजेंगे तब ये फिर से हमारे पिचकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एल्बलाइज है, या इनको हम एयर सैक भी बोलते हैं। सैक का मतलब होता है थैली, यानी कि हवा का एक गुच्छा, थैली वगैरह है जिसमें हवा भरती है। तो इनका बेसिकली काम क्या है कि इनको ऑक्सीजन को लेने के लिए और छोड़ने के लिए, CO2 को लेने के लिए छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पंच करना, और ये सब काम हमारे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर और इसका एक और काम होता है जो आपने शायद सोचा हो, तो समझ लो कि यहाँ पर होती है हमारी फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन भाई कैसे पता, हमारे जो एल्बलाइज है इनको कैसे पता कि भाई ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है, कैसे पता कि यहाँ पे CO2 को मतलब वापस लेना है, ऑक्सीजन को वापस छोड़ना है, कोई तो इनका फंक्शन होगा ना। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको कभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या होती है, हमारी फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है, हमारी फिल्ट्रेशन होती है।
तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब लोग एक्सेसिव मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादा ही मात्रा में स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं ले रहे हैं या अनवांटेड धुआं हमारा अंदर आ रहा है, वो मैं आपको कॉजेज में बता दूंगा। तो जब बेकार सा धुआं जब बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो भाई ये जो हमारा है इसको तो फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े एलर्जेंस है वो तो हमारे यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े एलिमेंट, लेकिन जो धुआं होता है फिल्टर होता है वो तो हमारा एयर की तरह होता है। तो वो एयर हमारा इसकी थ्रू, जैसे एयर अंदर आते हैं उसी की थ्रू हमारे ये एल्वलाइज तक पहुँच जाते हैं। और जब ये एल्वलाइज तक हमारे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, जब ये फिल्ट्रेशन हमारी होती है तो इसको अनवांटेड फिल्ट्रेशन करनी पड़ रही है। एल्वलाइज को हमारा ऑक्सीजन CO2 के साथ में जो धुआं है जो अनलेन है वो उसको भी क्या करना पड़ रहा है, भाई बेकार में उसको छानना पड़ रहा है, फिल्टर करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एल्वलाइज हैं वो हमारे हो जाते हैं डैमेज। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो एल्वलाइज है हमारे, तो ये हमारे क्या होने लगते हैं, यहाँ पर डैमेज होने लगते हैं। और इनके यहाँ पर डैमेज होने की वजह से क्या होता है, अब एल्वलाइज अपना काम ठीक से नहीं करते। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा धुआं आया वो हमारा क्या था, वो हमारा एक क्या है, फॉरेन मटेरियल है। और इस फॉरेन मटेरियल की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ये एल्वलाइज है यहाँ पर जो पास का इलाका है यहाँ पर हमारी होने लगती है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन भी होने लगती है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलाइटिस बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पास वाला इलाका है बिल्कुल यहाँ ब्रोंकल्स बोले, इसमें भी हमारी इन्फ्लामेशन होगी तो ब्रोंकियोलाइटिस हो गई। और बाकी जो हमारे एल्वलाइज हैं इनमें भी हल्की सी इन्फ्लामेशन हो रही है, बाकी हमारे डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा धुएं की वजह से। तो ये हमारे डैमेज हो जाते हैं एल्वलाइज। तो इसको जो एल्वलाइज जो डैमेज हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी होगी ब्रोंकोलाइटिस हो गई, और यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है। और इन सब की वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारी ये सारी चीज़ें हमारी डैमेज हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये चीज़ हमारा काम सही से फंक्शन नहीं करेंगी। और जब यहाँ पर आपको बताया कि ये फंडा अगर हमारा सही से नहीं होगा, ऑक्सीजन CO2 का यहाँ एक्सचेंज सही से नहीं होगा, तो इस सीन में क्या होगा कि हमारे ये सब धीरे धीरे सांस लेना हमारी कम हो जाएगी, एयर हमारी कम आएगी, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये था एक्चुअल में कि COPD एक्चुअल में होता क्या है, ये सारे फंडे क्या होते हैं। और आप लोगों ने जो ऐड देखा होगा ना, तो वो ये लंग्स होते हैं ना, इन्हीं को उठाकर ऐसे निचोड़ के दिखाते हैं, कितना कोलतार ब्लैक ब्लैक चीज़ें निकलती हैं। तो वो सब हमारा क्या होता है, वो सब हमारे एल्वलाइज में फंस जाता है ना, कि जो भाई अनवांटेड धुआं स्मोकिंग आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, कोई मत करना। तो वो सब हमारा इनमें जब फिल्टर होता है तो भाई इनके अंदर फंस जाता है, और उसी से हमारे ये डैमेज होने लगते हैं, काले पड़ जाते हैं बुरी तरह से और ख़राब हो जाते हैं, और इससे बहुत लोगों की जान वगैरह जाती है। और एक और समझ लो कि जो अभी कोरोना वगैरह आया था ना, वो भी हमारा इसके थ्रू फिल्टर, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना, तो फिल्टर होकर अंदर चला जाता था, और वो भी हमारे इन्हीं COPD में, यानी कि जो हमारे एल्वलाइज है इनको जाके डैमेज कर रहा था। और इसी की वजह से क्या था कि COPD जो हमारा पहला स्टार्टिंग का कोरोना था वो हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि वो हमारा क्या हो रहा था, वो यहाँ पे जाके अटक जाता था। और जो अभी ओमिक्रॉन वगैरह है वो हमारा गले तक ही रहता है, तो यहाँ से वो वापस हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ये थे हमारे बेसिकली कुछ इसकी बातें। तो आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि COPD एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पर दो, एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो हमारी अस्थमा में भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एल्वलाई डैमेज हो जाते हैं। वहाँ पर क्रॉनिक नहीं थी, यहाँ पर हमारी क्या है, क्रॉनिक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एम्फाइसेमा, यानी कि हमारे एल्वलाई डैमेज हो जाते हैं। और अगर एक बार हमारे ये एल्वलाई डैमेज हो जाएंगे तो ये हमारे ठीक नहीं होते। यही रीज़न है कि जो हमारा COPD है वो हमारा ठीक नहीं हो पाता, और इससे बहुत लोगों की जान वगैरह जाती है। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा का पूरा फंडा इसी के बारे में। तो अब हम समझते हैं कॉजेस ऑफ COPD, या फिर अस्थमा में भी कहा होता है जो कॉजेज, यानी कि किसकी वजह से हमें COPD ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका होता है स्मोकिंग, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो स्मोकिंग भी देखा जाए तो दो तरह से होती है। जनरली देखा जाए 90% या उससे ऊपर लगभग स्मोकिंग के ही ये COPD वाले ज़्यादा केस आते हैं। और स्मोकिंग दो तरह से, पहली होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव क्या है कि कोई बंदा खुद सिगरेट वगैरह पी रहा है तो वो हमारी एक्टिव हो गई। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जैसे मान लो ग्रुप में 4 लोग बैठे हुए हैं, अब 4 लोगों में क्या हो रहा है कि केवल पी रहे हैं, मान लो ये 5, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए ग्रुप में, तो केवल ये वाला बंदा और ये वाला बंदा पी रहा है सिगरेट, लेकिन इससे जो धुआं निकला वो तो इन 5 के अंदर जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों जो चीज़ें ये हमारे एक्टिव वाले हो गए, लेकिन जो ये 3 लोग थे जो हमारे सिगरेट नहीं पी रहे थे फिर भी शिकार बन रहे हैं, वो लोग हमारे क्या हो जाएंगे, पैसिव वाले हो जाएंगे। तो दोनों ही लोगों को बराबर खतरा होता है। तो या तो आप अपने दोस्तों को रोक लो पीने से, या फिर अगर वो पीते हैं तो भाई दूर चले जाओ, क्योंकि वो तो मान नहीं रहे हैं, तो आप भी दूर हो जाओ, वरना आप भी बराबर ही शिकार बन रहे हो। तो ये था बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न क्या था हमारा यहाँ पर, स्मोकिंग वाला था। जनरली ये चीज़ है। और सबसे बड़ा रीज़न फिर हमारा आता है एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो आजकल पॉल्यूशन वगैरह चल रहा है, डस्ट, इतना धुआं वगैरह चिमनी वगैरह से जो निकलता है कंपनियों वगैरह से, वो भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं इसका। और सबसे बड़ा रीज़न एक और आता है ऑक्यूपेशन डस्ट या केमिकल, यानी कि जो लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ से कोई केमिकल वगैरह रिलीज़ होता है जो नुकसानदायक है, या कोई डस्ट वगैरह निकलती है जो सांस लेते हैं तो वही अंदर तो जाती रहती है। तो ये सब रीज़न की वजह से हो सकता है। बाकी किसी को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो
तो वो भी यानी कि अस्थमा भी कहीं ना कहीं एक कॉज हो सकता है हमारा इसका, या कोई और जैसे कोरोना वगैरह हो गया, ये भी रीज़न है। बाकी कुछ वायरल इन्फेक्शन, तो ये तो हमारा रीज़न सबसे बड़ा कोरोना था जिसकी वजह से हमें ये COPD वगैरह हो रहा था। तो ये कुछ हमारे क्या है कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है यहाँ पर अस्थमा COPD हो सकता है। बाकी अस्थमा में भी कुछ हमारे सेम ही आते हैं। तो ये बेसिकली हो गया। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर हैं जो हमारे COPD को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता हो, कोई इरिटेंट आता है, इरिटेंट मतलब कोई बाहर की चीज़ें उड़ती उड़ती कोई इरिटेशन कॉज करें, जैसे किसी को क्या हो जाता है कोई जैसे चादर वगैरह झाड़ दे तो भाई इरिटेशन हो जाती है। कभी किसी ने क्या होता है सुना होगा ना कि भाई मुझे इस कलर से एलर्जी है, मुझे इस स्मेल से एलर्जी है, तो ये सब भी हमारी हो जाती है, एलर्जी है। बाकी पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को हो रखा है COPD, उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करता है तो उसको एकदम ये अटैक वगैरह से आने लगते हैं, तो ये COPD का वो हो जाएगा कॉज। बाकी ये हमारा क्या है कोल्ड एयर, किसी को ठंडी हवा से ज़्यादा ये हो जाता है, कभी कि सुना होगा ना ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया तो एकदम खांसी आने लग गई, सांस लेने थोड़ी सी अटकने लग गई, तो ये ठंड की वजह से भी हो जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो अगर सिम्टम्स में देखा जाए तो सबसे मेन और मेजर क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हल्की हल्की सांस आती है और ये हमारी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हो जाती है, तो हमारी COPD है। शॉर्ट टाइम के लिए तो अस्थमा वगैरह है, तो ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहता है तो COPD का भी खतरा हो जाता है, तो तुरंत चेक कराएं। उसके बाद जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ के गया, इधर उधर घूमा, तो उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद कफ म्यूकस, ये जैसे अस्थमा में थे तो वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़े एक्सेस मात्रा में ये हमारे हो जाते हैं। उसके बाद वीजिंग भी है यहाँ पर, यानी कि विसल लाइक साउंड, जब सांस वगैरह लेते हैं तो ऐसा लगता है सीटी बज रही है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नई चीज़ आती है क्या, वेट लॉस, फैटिगनेस और चेस्ट प्रेशर, यानी कि एकदम दबाव सा लगता है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, वेट लॉस यानी कि फैटिग मतलब होता है थकान, और वेट लॉस का मतलब होता है बॉडी में वजन कम होने लगता है। अब लोग कहेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई इसमें क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे जब ये एल्वलाइज अगर काम करना बंद कर देना भाई साहब, यही हमारे हैं जो ऑक्सीजन और CO2 को फिल्टर करके और एक्सचेंज करें, तो अगर ये हमारे सही से काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो हमारी बॉडी बाकी काम नहीं कर पाती, मतलब जो ग्लूकोज जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे एनर्जी में कन्वर्जन करने का जो काम होता है वो हमारा ऑक्सीजन का होता है। ये चीज़ मैं वैसे बता चुका हूँ पहले। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आखिर ऐसा होता क्यों है, यानी कि कैसे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में वेट और इन सब चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है, न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका आपको, अब कमेंट्स में बताना है। तो इसकी वजह से हमारा बॉडी का वेट भी लॉस हो जाता है, बहुत लोग कमजोरी भी फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी इसमें होती हैं और बेसिकली बंदा बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये आपको पता होगा कि जो बीमारी हमारी ठीक नहीं होती वो बीमारी धीरे धीरे को मारती हैं, पहले उन्हें कमजोर करेंगी, गिराएंगी, थकाएंगी, बेड पे लेटाएंगी और फिर धीरे धीरे मारती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो भाई ध्यान दो, और स्मोकिंग वगैरह कोई अगर करता हो तो रोको उनको, और आप तो बिल्कुल सोचना भी मत। तो अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई अब हो क्या, अगर मान लो किसी को COPD हो गया तो भाई क्या होगा, इससे क्या हो गया। तो देखो क्या होता है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या जो भी हमारे और कॉजेज हैं, इन सब कॉजेज की वजह से क्या हो जाता है, अगर किसी को COPD, तो COPD अगर किसी को हो गया तो सबसे पहले होगी हार्ट डिसीज। तो हार्ट डिसीज का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ये ऑक्सीजन है वो सबसे पहले हमारा ब्लड से होकर कहाँ जा रहा था, हार्ट के पास आ रहा था, और अगर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और हार्ट रुक गया तो बाकी बॉडी भी रुक जाएगी, तो हार्ट डिसीज हो सकती है। दूसरा रीज़न आता है लंग्स कैंसर। तो आपने सुना होगा ना भाई, ज़्यादा सिगरेट पीते थे उसकी वजह से लंग्स का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हुआ तो खून निकलने लगा, खांसी में ये सब चीज़ें आ गई, सांस लेने में प्रॉब्लम, धीरे धीरे मर जाते हैं। तो लंग्स कैंसर भी एक डेंजरस चीज़ है जो हमारी COPD मतलब जन्म दे सकती है आगे जाके, और बाकी और भी कुछ डिसीज होती हैं जिससे हमारी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो COPD मोर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि जो मरने का दर होता है उसको ये बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे COPD के नुकसान है, इसलिए इससे बचना चाहिए। बाकी अगर और बातें करें यहाँ पर, तो जो मैंने आपको दो मेन रीज़न बताए थे यहाँ पर COPD के, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, ये चीज़ मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, यहाँ समझा चुका हूँ अच्छे से, तो वही हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। बाकी अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नो क्योर, भाई ये तो मैंने पहले बता दिया, मतलब COPD को हम क्योर तो कर नहीं सकते, बस इसमें क्या होगा कि अगर कोई ट्रीटमेंट करता है तो वो उसके सिम्टम्स को हल्का करेगा, पहले नंबर पर। दूसरा, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि अचानक कोई अटैक वगैरह पड़ रहा है तो उस अटैक के चांस को थोड़ा सा कम करेगा, यानी कि उसकी कॉम्प्लिकेटेड जो होता है ना कि ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसको थोड़ा सा बचा के रखेगा। और थर्ड है कि अगर किसी को हो गया तो उसको इम्प्रूव, यानी कि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही बेकार जाएगी तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का काम करती हैं दवाइयाँ। आपने सुना होगा ना कि भाई ये तो दवाइयों पे जी रहे हैं, ये लोग तो बस दवाइयों पे टिके हैं, सुबह शाम दोपहर दवाइयों का पूरा सीन हो जाता है। तो ये सब हमारा यही चीज़ है कि वो लाइफ की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, दवाई नहीं लोगे तो परेशान, दवाई लोगे तो चलते रहोगे, तो ऐसी नौबत ही मत आने दो, तो यही मेरा मानना है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में, ये समझ लिया। तो पहले नंबर पर आती है सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर में क्या होता है कि आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद जो स्मोकिंग है उसको बिल्कुल ही क्विट कर दें,
क्विटिंग स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और थर्ड रीजन आता है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा है डायफ्राम। तो इसका मेन रोल होता है कि हमारे रेस्पिरेशन में ऊपर नीचे करके, जो पहली वीडियो मैंने आपको बताया था वो आप समझ लेना, तो वहाँ पे इसका मेन रोल होता है। तो इसकी हमको करनी है एक्सरसाइज। अब कैसे करनी है, अगर आप कभी कोशिश करो तो पेट से सांस को खींचते हुए भरो और उसके बाद छोड़ो, तो इससे क्या होगा, आपके इसकी एक्सरसाइज होगी, इसका वर्क बढ़ेगा। तो जब ये ज़्यादा अच्छा करेगा तो सांस लेने में थोड़ी सी क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, बाबा रामदेव वगैरह बताते रहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया। अब हम बात करें तो एक होती है ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब इसमें डायरेक्टली ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बॉडी में प्रोवाइड करते हैं जब सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है एक छोटा सा इलाज, मतलब बड़ा इलाज है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन आपने देखा होगा ना, जब कोई सीरियस कंडीशन में आता है तो तुरंत उसको मतलब वेंटिलेटर पे बिठा देते हैं और वेंटिलेटर लगा देते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन उसकी बॉडी में लगातार डाला जाता है। ये हो गया। थर्ड नंबर पे हमारी आती है मेडिकेशन, दवाई, जो हमारा मेन सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो यहाँ पर सबसे मेन रीजन हमारा आता है, सॉरी, सबसे बड़ी दवाई हमारी आती है ब्रोंको डायलेटर। तो देखो यहाँ पर ब्रोंको डायलेटर का सिंपल फंडा क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ हमारी ब्रोंकाइटिस हो गई थी, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, तो इसको फिर से डायलेट करने का काम करते हैं हमारे ब्रोंको डायलेटर। और इससे क्या होगा, जब हमारा ये फिर से नॉर्मल इसकी तरह हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे केस में हमारे एल्बलाइज भी खत्म हो गई हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बस हमारी थोड़ी देर के लिए ठीक होगी, बाकी ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी नॉन क्यूरेबल है, लेकिन हाँ हमको राहत जरूर पहुँचाएगी कि अगर हमारा ये खुल जाएगा पाथवे तो सांस लेने में थोड़ी बहुत राहत मिलती रहेगी। तो ये हमारा फंडा होता है ब्रोंको डायलेटर्स का, इसलिए इनको यूज़ करते हैं। बाकी इसमें बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स आते हैं, एंटीकोलिनर्जिक आते हैं और PDE4 इनहिबिटर्स आते हैं। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं उन सबको मैंने आपको एंटी एस्थमेटिक में बिल्कुल ही डिटेल्स में बता दिया था। सारा कुछ आपको बताया है, ड्रग्स के नाम, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपने नहीं देखे हो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप सर्च करके देख सकते हो एंटी एस्थमेटिक ड्रग बाय कैरवेल फार्मा, आपको मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, मतलब इसमें कुछ भी अलग नहीं होना, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डबल नहीं करूँगा, जो आपको देखना हो वहाँ देख लेना। और एग्जाम में भी इवन कोई एक ही टॉपिक आएगा दोनों में से, तो जो भी आए आपको ड्रग्स यही लिखनी है। तो ये हमारे ब्रोंको डायलेटर इसमें सबसे मेन ड्रग है, जो यहाँ पर मैंने बता दिया है, और सारा का सारा पार्ट आपको एंटी एस्थमेटिक में मिल जाएगा। सेकंड हमारी इसमें क्लास आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये भी एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। तो ये भी हमारा काम क्या करेंगे कि इसको ये बढ़ा के चौड़ा करने का थोड़ा सा काम करते हैं, और इन्फ्लेमेशन की जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी उन रिएक्शन को ये रोकने का काम करते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में हमने एंटी एस्थमेटिक में पढ़ा था, नहीं देखा हो जाके देख लेना। देखो डबल वही चीज़ एक सी बताना थोड़ा बहुत, वो भी सेम इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूँगा। तो ये थे बेसिकली हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसमें सबसे मेन ICS आते हैं, यानी कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इसमें भी आते हैं सॉर्टो। तो जो भी है डिटेल्स में मैंने आपको इस्तेमाल बताया, तो वो सेम ही फंडा हमारा COPD में काम आने वाला है। लास्ट में मैंने एक वहाँ पर चार्ट भी जोड़ा था, जो आपको बता रहा था COPD में कौन से ड्रग्स काम आते हैं और अस्थमा में कौन से ड्रग्स काम आते हैं। तो यहाँ पे थर्ड थोड़ी अलग चीज़ आती है, वो हमारे आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल। तो इनका यूज़ तब करते हैं जब जो COPD अगर वो किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। और ये मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर किसी को मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई बीमारी वगैरह है, जैसे बचपन से हो जाती है किसी को, बचपन से या कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जब कोई बीमारी होती है COPD, तो तब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल का यूज़ करते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, तो वहाँ पर हम कोरोना की वैक्सीन यानी कि एंटीवायरल का यूज़ कर रहे थे उसको ठीक करने के लिए, और इसीलिए वो हमारी ठीक भी हो गई थी, क्योंकि वहाँ मेन रीजन क्या था, कोरोना था। लेकिन फिर भी लोग डेथ भी कर रहे थे और बच भी रहे थे। तो ये इनका मेनली चक्कर रहता है, क्योंकि ये हमारी नॉन क्यूरेबल डिसीज है। तो इसमें हम एंटीबायोटिक और एंटीवायरल का भी यूज़ करेंगे अगर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, किसी वजह से क्या होता है, COPD होता है। तो ये था बेसिकली सारा फंडा इसी COPD के बारे में। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पहले की कहानी थी वो मैं तमाम बता चुका था, आपने नहीं देखा हो जाके देख लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ये सब एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं ये सब कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे कुछ टाइम में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।